नमस्ते भारत। आज हम लोग चर्चा करेंगे कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर के घटना के बारे में। दोस्तों, ये घटना बहुत ही चिंतित कर देने वाला है। यहाँ जिस ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है, उसको हम लोग अनंत निर्भया कह के चर्चा में लाएंगे। अनंत निर्भया इसलिए कि ये निर्भया के तरह क्रूरतापूर्ण किए गए रेप और मर्डर का पहला घटना नहीं है और न ही अंतिम घटना है। ये घटना तब तक होते रहेगा जब तक हम लोग इसके लिए सचेत नहीं होंगे। इस घटना के जानकारी मिलने के बाद जिस तरीके से इस घटना से निपटा गया, क्रमवार ये जो घटना का सिलसिला रहा है 13 और 14 तारीख के दरमियानी रात तक का, ये बहुत ही चिंतित करने वाला है। ये घटना तो गलत है ही, लेकिन जिस तरीके से पुलिस इसको हैंडल की, जिस तरीके से लापरवाही हुआ, जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन द्वारा लापरवाही हुआ, वो सब कुछ कहीं ना कहीं इस ओर संकेत करता है कि ये एक बड़ी साजिश है और किसी बड़े घटना या बड़े लोगों को बचाने का कोशिश है। शुरुआत उसी समय से हो गई थी जब 9 अगस्त के सुबह ये घटना सामने आया। किसी ने ये देखा कि कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक लेडीज डॉक्टर का लाश पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल ही नग्न अवस्था में है, जिसके आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है और शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान हैं, जिसका पैर 90 डिग्री के एंगल तक खुला हुआ है। हम, आप या कोई भी एक सामान्य आदमी जब इस दृश्य को देखेगा तो वो देखते ही समझ जाएगा कि ये रेप और मर्डर का घटना है। फिर क्या कारण था कि अस्पताल के प्रशासन के द्वारा अनंत निर्भया के माँ बाप को यह जानकारी दिया गया कि उसकी बेटी सुसाइड कर ली। अगर आप ये सुन के चौंक गए हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे बहुत सारा आरोप लगा है। आरोप है पॉर्न वीडियोग्राफी का, आरोप है ड्रग्स के रैकेट चलाने का, आरोप है ह्यूमन ऑर्गन्स के ट्रैफिकिंग का, आरोप है बच्चों को पास और फेल करने के नाम पे उगाही करने का, जो पैसा नहीं देते उन्हें फेल करने का, तरह तरह से प्रताड़ित करने का। जब कभी कोई इस घटना को लेकर सामने आना चाहता है तो उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है और शायद हत्या भी कर दी जाती है, क्योंकि इस कॉलेज में बहुत सारी ऐसी रहस्यमय मौतें हुई हैं जिसको सुसाइड का नाम दे दिया गया। चाहे वो सौमित्र विश्वास हो, चाहे हॉस्पिटल के स्टाफ अरिजीत दत्ता हो, या हरियाणा के छात्र प्रवीण गुप्ता हो, या फिर हॉस्पिटल के ही मेडिसिन के प्रोफेसर गौतम दास हो, या महिला डॉक्टर पॉल मिसा हो। ऐसा बहुत सारा घटना है, ऐसा बहुत सारा घटना है जो संदेहास्पद परिस्थिति में हुआ है और जिन सबको सुसाइड करके या अलग तरीके से दबा दिया गया। क्या ये वो लोग थे जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चलने वाले गलत धंधों को उजागर करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें हमेशा के लिए मौत के नींद सुला दिया गया? इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इन सब का मौत रहस्यमय है। तो कई बार लगता है कि शायद पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा इन घटनाओं को दबा दिया गया, जैसा कि इस केस में हुआ। अब आप ये कल्पना करिए, सुबह में एक लड़की अनंत निर्भया के डेड बॉडी को पाया जाता है, जिसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, जगह जगह से खून निकल रहा था। इस बात का जानकारी उसके परिवार को यह कह के दिया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब अनंत निर्भया के परिवार हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया जाता है अपनी बेटी के डेड बॉडी को देखने से पहले। सवाल ये उठता है कि आखिर ये 3 घंटे का इंतजार क्यों कराया गया? क्या पुलिस वहां पे सबूतों को मिटा रही थी या प्लांट कर रही थी? आखिर ये 3 घंटे का समय क्यों लिया गया? अगर आप ये कहना चाहेंगे कि क्राइम सीन था, शायद इसीलिए पुलिस वहां किसी को जाने नहीं देना चाह रही थी, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस जब वहां से निकली तो उस सेमिनार हॉल को बिल्कुल वैसे ही खुला छोड़ के चली गई। उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया गया। तो पुलिस वहां पे इस बात के लिए सीरियस नहीं थी। तो फिर 3 घंटे का समय क्यों? सवाल उठता है, संदेह पैदा होता है कि शायद पुलिस वहां पे सबूत मिटा रही थी और नए सबूतों को प्लांट कर रही थी। यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है
जो ब्लू ट्रुथ पुलिस को अनंत निर्भया के डेड बॉडी के पास मिलता है, वो उसके पहले वहां पे जितने भी इंटर्न्स, जितने भी डॉक्टर, जितने भी बाकी लोग उस डेड बॉडी को देखने के लिए गए थे, किसी के नजर के सामने नहीं आया था। यह संजोग भी हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो प्लांट किया गया हो। उसके बाद पुलिस के द्वारा लापरवाही यही खत्म नहीं होता है, उस क्राइम स्पॉट को ओपन छोड़ देती है। कोई भी वहां आ सकता है, कोई भी वहां जा सकता है और वहां के सबूतों को मिटा सकता है। उसके बाद अगला कदम हॉस्पिटल का प्रशासन उठाता है। उस एरिया में क्राइम स्पॉट जहां हुआ है, उसी जगह पे बाथरूम में रिनोवेशन के काम को स्टार्ट करवा दिया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा लापरवाही है, जहां पे इतना जघन्य अपराध का घटना हुआ है, उस जगह पे रिनोवेशन स्टार्ट करवा दिया जाता है। लोग आते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, सारे लोगों का फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट आपस में मिल जाता है। यही कारण है कि सीबीआई को 10 बार वहां जांच करना पड़ा। वहां इतना फिंगरप्रिंट अब अवेलेबल है कि किसी एक को रिकॉग्नाइज कर पाना और पॉइंट आउट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके बाद फिर आते हैं हम लोग पुलिस के तरफ। सुबह का ये घटना है। रात के 11:15 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या किसी के इंस्ट्रक्शन का इंतजार हो रहा था? क्या कहीं से गाइडलाइन मिलने वाला था कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, किसको पकड़ना और किसको नहीं पकड़ना है? क्योंकि संजय राय को, जो कि पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि वो ही मुख्य अपराधी है या वही अकेला अपराधी है, वो तो 6 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया था। आखिर फिर इतना लेट क्यों किया गया? उसके बावजूद भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस घटना को अप्राकृतिक मृत्यु के रूप में लिया गया। एफआईआर जो दर्ज किया गया है वो अननेचुरल डेथ का दर्ज किया गया है, यानी कि कारण पता नहीं है कि मृत्यु क्यों हो गया। आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि जिस बॉडी को देख के एक सामान्य आदमी बता सकता है कि हत्या हुआ है, शायद रेप भी हुआ है क्योंकि प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, उसको पुलिस अननेचुरल डेथ में एफआईआर दर्ज करती है। उससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही थी रात के 11:15 बजे, उससे काफी पहले निर्भया का पोस्टमार्टम हो चुका था और प्राइमरी रिपोर्ट में ही ये बात आ चुका था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन पुलिस फिर भी अननेचुरल डेथ का एफआईआर नोट करती है। आखिर किसको बचा रही थी पुलिस? आखिर पुलिस किसको बचा रही थी? इतना ज्यादा लापरवाही हुआ है पुलिस के द्वारा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहने को मजबूर हो गया कि 30 सालों में उन्होंने पुलिस के द्वारा ऐसा लापरवाही कहीं नहीं देखा। क्या कलकत्ता की पुलिस प्रोफेशनल नहीं है? क्या वो लेमैन है? क्या उनको कोई अनुभव नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे उनके पीछे किसी न किसी का गाइडलाइन काम कर रहा था। ये बहुत चिंतित करने वाली बात है। जब मीडिया में इतना हल्ला हो जाने के बाद, जब डॉक्टरों में इतना आक्रोश हो जाने के बाद, एक डॉक्टर के इस क्रूर तरीके से रेप और मर्डर के बाद भी पुलिस इतना लापरवाही कर सकती है, आखिर इतना साहस पुलिस के पास आया कहां से? पुलिस को इस बात का डर क्यों नहीं हुआ कि इतने लापरवाही के बाद उनकी नौकरी जा सकती है? वो क्यों निश्चिंत थे इस बात को लेकर कि कुछ भी हो उनकी नौकरी नहीं जाएगी? कौन है उनके पीछे? किसका हाथ है उनके सर पे? ये जानने का जरूरत है। जब तक हम लोग इसको नहीं पहचान पाएंगे तब तक ये रेप और मर्डर का केस नहीं रुकेगा, क्योंकि हर क्राइम करने वाले को ये पता होगा कि हमको बचा लिया जाएगा। जब तक क्राइम करने वाले अपराधी को इस बात का एहसास होगा कि उनको बचा लिया जाएगा, तब तक वो क्राइम करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सिर्फ यहां पे नहीं हुआ, अभी ये जांच चल ही रहा था कि वेस्ट बंगाल की सीएम ये ऐलान करती हैं कि अगर रविवार तक कलकत्ता पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाएगी तो केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। अपराधी 6 घंटे के अंदर पकड़ा गया था। एकदम गुड बॉय वाला कहानी है। यहाँ पे अपराध हुआ, पुलिस पहुंची,
क्रिमिनल को पहचान लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। वो क्रिमिनल भी खुशी खुशी अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत संदेह पैदा होता है कि क्या मुख्य क्रिमिनल संजय राय कहीं प्लांट तो नहीं किया गया है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग वापस लौटते हैं उस समय जबकि ममता बनर्जी ये ऐलान करती हैं कि रविवार तक अगर ये केस सॉल्व नहीं होता है तो केस सीबीआई को दे देंगे। यानी कि कॉलेज के प्रशासन और पुलिस के पास रविवार तक का समय था। जो भी वहां पे घटनाएं हो रही हैं, जो भी गोरख धंधा आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, उसके सबूतों को मिटाने, छिपाने और हटाने के लिए। इस बीच में एक और घटना हो गया। कलकत्ता हाई कोर्ट 13 तारीख को इस केस को सीबीआई को दे देती है। अब आप देखिए कि क्या होता है। 13 तारीख और 14 तारीख के दरमियानी रात को लगभग 12 बजे 7,000 के आसपास की संख्या में भीड़ जमा हो जाती है, जो अनंत निर्भया के लिए न्याय की मांग कर रही है। और वो न्याय का मांग किस तरीके से होता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो लेडीज स्टाफ थी, वो लोग कैंडल मार्च करने के लिए बाहर जाना चाहती थी, उनको नहीं जाने दिया गया। कॉलेज के बाहर जिस पंडाल में डॉक्टर्स अनंत निर्भया के लिए न्याय मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे पंडाल को छत बिछत कर दिया गया, तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया गया। वहां जो डॉक्टर विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मार के भगा दिया गया। भीड़ इतने पे नहीं रुकी। जो भीड़ अनंत निर्भया के लिए न्याय मांगने आई थी, वो उसी न्याय के लिए प्रदर्शन पे बैठे डॉक्टरों को मार के भगा देती है, उस पंडाल को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ देती है। उसके बाद कॉलेज में घुस जाती है। कॉलेज में घुस के इमरजेंसी से लेकर सारे वार्ड, सारे जगह पे भीड़ जाती है, तोड़ फोड़ करती है, बुरी तरीके से हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया जाता है। सवाल उठता है ये कि आखिर ये रात में 12 बजे ये घटना क्यों हो गई। ऐसा लगता है कि चूंकि वहां पे जितने भी आरोप लगे थे, पॉर्न वीडियोग्राफी का, ड्रग्स के रैकेट चलाने का, स्टूडेंट से जबरदस्ती उगाही का, मेडिकल वेस्ट के बेचने में गोरख धंधे का, ये सारे सबूतों को मिटाना अब इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि केस सीबीआई को दे दिया गया था और 14 तारीख को सीबीआई वहां आ जाती। अब वहां सबूतों को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो ये तरीका था। 7,000 की भीड़ आती है, वो उस सेमिनार हॉल जहां पे ये क्राइम हुआ था उसको भी, और उसके बाद पूरे हॉस्पिटल को, जहां जहां उनको लगा कि यहाँ सबूत मिल सकता है यहाँ से सीबीआई को, सारे जगह तोड़फोड़ कर दी गई। उसी भीड़ में छिपे लोग वो सबूत को भी मिटा दिए। सोचिए कि कितना साहस है लोगों में। जो ग्रुप वहां पे ये अपराध कर रहा है, ये रैकेट चला रहा है, उनमें कितना साहस है। वो हर लोग निश्चिंत हैं कि कुछ भी हो जाए उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया जाएगा। और इसमें एक और कड़ी है, मुख्य कड़ी संदीप घोष। उनका रसूख और उनका ठसक ये है कि वो 20-20 बॉडीगार्ड और बॉक्सर्स को लेकर चलते हैं। पूरा सरकार उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ। एक बार 31 मई 2023 को 24 घंटे के अंदर कैंसिल हो गया। उनका ठसक ये है कि वो ट्रांसफर के बाद अपना केबिन भी नहीं छोड़ते हैं और नए जगह पे ज्वाइन करने का जरूरत भी नहीं समझते हैं। इसके बाद फिर एक बार 11 सितंबर को उनका ट्रांसफर किया गया 2023 में। इस बार भी वो ना तो अपना चेंबर छोड़े और ना ही नए जगह पे ज्वाइन करने गए। और उनके ठसक को माना गया, उनके रसूख का सम्मान बढ़ाया गया और उनके ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया गया। यहां पे सवाल ये उठता है कि संदीप घोष वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के लिए इतना जरूरी क्यों है। क्या उनके पास सरकार का कुछ ऐसा राज है जिसके उजागर हो जाने के डर से सरकार उनके हर बात को मानने के लिए मजबूर है।
क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा एक जांच बिठाया गया, उस जांच को बंद कर दिया गया। वहां के एक डॉक्टर अख्तर अली बताते हैं कि जब वो वहां पे थे तो उनको ऐसा लगा कि मेडिकल वेस्ट में वहां पे घपला हो रहा है। जब उन्होंने इसका जांच किया तो उस जांच का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जांच रिपोर्ट सबमिट करने के 1 घंटे के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसको कहते हैं ठसक, इसको कहते हैं रसूख। अगर प्रिंसिपल हो तो संदीप घोष के जैसा हो, ना तो ना हो। अमिताभ बच्चन का एक फेमस डायलॉग तो आप सुने ही होंगे, मूछे हो तो नथुराम जैसी हो, ना तो ना हो। अगर प्रिंसिपल हो तो ऐसे प्रिंसिपल बनो कि जब उनके अगेंस्ट जांच बिठाया जाए, रिपोर्ट आए तो जो रिपोर्ट लाया उसका ट्रांसफर हो जाए, जांच कमेटी के सारे सदस्यों का धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाए। जब उस बात को लेके वो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट से मिले, एंटी करप्शन ब्यूरो से मिले, कहीं कुछ नहीं हुआ। अख्तर अली बताते हैं कहीं कुछ नहीं हुआ। अंत में वो मजबूर होकर वेस्ट बंगाल सीएम के ओएसडी से मिले। और रसूख देखना है तो यहां देखिए, हुआ वहां भी कुछ नहीं, उल्टा डॉक्टर अख्तर अली के पास धमकी भरा फोन आने लगा। क्या ये एक नेक्सस है? क्या मजबूरी है एक ऐसे डॉक्टर को बचाने की? आप और अगर इसके बारे में कुछ उदाहरण चाहते हैं तो एक उदाहरण और ले लीजिए। जब ये बहुत ज्यादा मीडिया में आ गया, बहुत सारा आक्रोश हो गया, पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए, तो डॉक्टर संदीप घोष रिजाइन कर देते हैं। अब भला डॉक्टर संदीप घोष जैसे लाडले प्रिंसिपल का रेजिग्नेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कैसे स्वीकार करती? तो उनको उससे बड़े कॉलेज में सीनियर पोस्ट पे भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया गया। वो तो गनीमत है कि पब्लिक उनको वहां ज्वाइन नहीं करने दी। क्या स्थिति है? इस एपिसोड के शुरुआत में जो हम कहना चाह रहे थे कि ये सिर्फ रेप एंड मर्डर का केस नहीं है। इस रेप एंड मर्डर के पीछे का कहानी बहुत डराने वाला है। एक मेडिकल कॉलेज में हर तरह का गोरखधंधा हो रहा है, छात्रों को मजबूर किया जाता है, पास करने के नाम पे पैसा लिया जाता है, फिर छात्रों से 10 लाख 12 लाख रुपया लिया जाता है पास करने के लिए। ड्रग्स का सप्लाई हॉस्पिटल के प्रशासन के द्वारा होता है। कॉलेज में बाजाप्ता पोर्न वीडियोग्राफी होता है, और अगर कोई इस तरह का सेक्स वर्कर ना मिले तो डेड बॉडी के साथ भी होता है। इतने गंदगी के बावजूद उस प्रिंसिपल को सरकार इस हद तक जाके बचाए, तो सवाल सरकार से है, सवाल उस संजय राय से नहीं है जो यहां पकड़ा गया है। क्योंकि उसमें साहस इसलिए आया क्योंकि उसको पता था, और उसको पता है कि उसको बचा लिया जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे मुख्य अपराधी संजय राय के बारे में बात करें तो यहां शंका इस बात की भी है कि शायद संजय राय अपराधी है ही नहीं, उसको किसी को बचाने के लिए प्लांट किया गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे 8 और 9 तारीख के बीच के रात में संजय राय के गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। ऐसा कहा गया है कि संजय हॉस्पिटल के बाहर 11 साढ़े 11 बजे बैठ के किसी के साथ शराब पी रहा था। संजय राय शराब का आदी था। संजय राय पे, जैसा कि सूत्रों के अनुसार या मीडिया में न्यूज है, कि 7-8 क्रिमिनल केस भी है। वो संजय पुलिस का सिविक वॉलंटियर है, पुलिस के बैरक में सोता है, पुलिस का नाम लेके सबको धमकी देता है, अपने टी शर्ट पे कलकत्ता पुलिस लिख के चलता है। तो उस संजय के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रात 11:30 बजे बाहर बैठ के शराब पी रहा था। फिर उसके बाद रात में 2 बजे के आसपास वो अपने किसी मित्र के साथ कलकत्ता के ठीक मेडिकल कॉलेज के बगल के रेड लाइट एरिया में जाता है। वो वहां किसी के चेंबर के अंदर नहीं जाता है, बाहर ही खड़ा इंतजार करता है। उसके बाद उसका मित्र जब बाहर आता है तो वहां से वो मित्र और संजय फिर से किसी दूसरे रेड लाइट एरिया में जाता है। वहां भी संजय बाहर खड़ा रहता है और उसका मित्र अंदर जाता है। अब यहां पे एक गौर करने वाली बात है, एक युवा
एक लड़का संजय राय इतना डिस्परेट था कि अनंत निर्भया को अकेला सोया हुआ देख के रेप और मर्डर करने पे मजबूर हो गया। वो इस घटना से 1.5 घंटे पहले रेड लाइट एरिया में था, लेकिन उस समय इतना डिस्परेट नहीं था। खैर, वहां से वापस संजय राय आके 3-3:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूमता पाया जाता है। आखिर वो बाहर क्यों घूम रहा था? क्या किसी के इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहा था? क्या किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था कि उसको कब हॉस्पिटल में घुसना है? क्योंकि जब 4 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल में घुसता है तो सीधे सेमिनार हॉल में जाता है, जहां डॉक्टर अनंत निर्भया सोई हुई थी, और ये सारा घटना को अंजाम देके 40 मिनट के अंदर बाहर आ जाता है। बहुत आश्चर्य का बात है, अगर वो डेस्परेट था भी तो उसको स्लिप एवनिया वाले डिपार्टमेंट में जाना था, जहां की इस तरह के डॉक्टर्स जब रेस्ट करना चाहते हैं तो वहां जाके सोते हैं, क्योंकि वहां मरीज जनरली नहीं हुआ करता है। उस रात संजोग से स्लिप एवनिया वाले वार्ड में एक पेशेंट था, जिसके कारण डॉक्टर अनंत निर्भया सेमिनार हॉल में सो रही थी। ये इंफॉर्मेशन संजय राय को दिया कौन? क्योंकि संजय राय सीधे वहीं गया। यहां एक संदेह पैदा होता है कि या तो ये घटना संजय राय के द्वारा किया नहीं गया, या किसी के द्वारा उसको इस घटना को अंजाम देने के लिए भेजा गया। संभवतः अनंत निर्भया के हत्या के लिए भेजा गया था, वहां जाके वो रेप भी कर लिया। क्योंकि अगर उसमें इतना डिस्परेट था अगर वो, तो 1-1.5 घंटे पहले ही रेड लाइट एरिया से आया था, वो वहां भी जा सकता था। इस कड़ी में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर प्रशासन का तो ये रोल रहा, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ये रोल रहा, फैमिली और सोसाइटी का क्या रोल रहा। आप जब संजय राय की मां का बयान सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उनका कहना है कि बाप का सम्मान करता था, माँ का सम्मान करता है, दोनों बहन का परवरिश करता है, घर चलाता है, वो गलत कैसे हो सकता है? हम तो हमारा सामने तो कोई गंदा देखा नहीं, तुम क्या जानेगा। हमारा सामने कोई गंदा काम करता तभी ना बताते, हम 2-4 मारते गंदा काम से। बाप को सम्मान, माँ को इज्जत, बहन के परवरिश, यही तो दुनिया में है। ये एक मुख्य कारण है, क्योंकि अपराध करने वाला सिर्फ 2 चीज से डरता है, पुलिस प्रशासन से और अपने परिवार और समाज से। जब उसके द्वारा किए गए हर गलत काम को पुलिस वाला लापरवाही करे, इस तरीके से एक्ट करे कि किसी तरीके से केस दर्ज ना करना पड़े, और माँ बाप, बहन, पड़ोसी, सोसाइटी उसको कुछ ना कहे, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, तो किसका मनोबल नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे सबसे चिंता का विषय यही है कि अनंत निर्भया के साथ हुए रेप और मर्डर केस में ना तो पुलिस ने इस घटना को सही तरीके से हैंडल किया, ना कॉलेज प्रशासन ने इस घटना को सही ढंग से हैंडल किया, और ना ही समाज ने सही ढंग से रिएक्ट किया। दोस्तों, अगर हम लोग वास्तव में चाहते हैं कि समाज में रेप जैसी जघन्य घटनाएं नहीं हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम और आप ये प्रण लें कि अगर किसी पे ये आरोप लगता है तो जब तक वो बरी नहीं हो जाता है, निर्दोष साबित नहीं होता है, हम और आप उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है, किसी भी रेप के आए शिकायत को गंभीरता से ले, छेड़छाड़ के आए शिकायत को गंभीरता से ले, क्योंकि जब वहां उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो छेड़छाड़ करने वाला, रेप करने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। एक और आग्रह सरकार से करना चाहेंगे, जितना भी रेप केस आता है, जैसे SC ST थाना अलग है, वैसे ही रेप केस के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाए, जिसमें समय सीमा के अंदर सजा सुना दिया जाए।
अगर ये होगा तो अपराधियों में, क्राइम करने वालों में एक डर बनेगा और हम लोग शायद इस रेप के घटनाओं को कुछ कम कर सकेंगे। साथ में हमारे जो साथी सोशल मीडिया के लोग हैं, वो चाहे एक्स पे हो, यूट्यूब पे हो, व्हाट्सएप पे हो, लिंक्डइन पे हो, कहीं भी हो, फेसबुक पे हो, उन सबसे भी आग्रह है कि रेप केस सिर्फ रेप केस है, ना तो दलित का रेप केस है, ना मुस्लिम का रेप केस है, ना हिंदू का रेप केस है, सिर्फ रेप केस है और बहुत ही जघन्य घटना है। इसको एक सुर से हम सारे लोग इसका विरोध करें। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा विश्लेषण पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना रिएक्शन बताइएगा। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगर असहमत है तो किस मुद्दे पर असहमत है उसको भी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।